नमस्कार। राजनीति तेजी से बदल रही है और खासकर उत्तर प्रदेश की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। उत्तर प्रदेश जिस राज्य को किसी सामान्य राज्य की तुलना में ज्यादा अहमियत प्राप्त है, उसके अपने आकार, उसके अपने लोकसभा विधानसभा की सीटों, उसके अपने प्रभाव और उसके अपने राजनीतिक सामाजिक आंदोलनों और चेतना के तहत। इसीलिए एक जमाने में ये कहावत बहुत मशहूर रही और आज तक कहीं और सुनी जाती है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। तो लखनऊ और उसके आसपास की राजनीति में क्या बदलाव आ रहा है, आज हम उस पर बात करेंगे कि राज्यसभा चुनाव के बीच ऐसा क्या हुआ कि प्रदेश का सबसे बड़ा प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है। उसके अपने नेता नाराज हो रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो राष्ट्रीय महासचिव थे, उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा भी दे दिया। गठबंधन की सहयोगी पल्लवी पटेल इस फैसले से नाराज बताई जा रही हैं। जयंत चौधरी साथ छोड़ चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर पहले ही जा चुके हैं। ये सब जो बदलाव आ रहे हैं, इसके पीछे की वजहें क्या हैं? क्या किस दिशा में ये राजनीति जा रही है और आगे इसकी दिशा क्या होगी? आज के वीडियो में इस पर बात करेंगे। सबसे पहले सूचना इस बात की जो शायद आप तक पहुंच भी गई होगी कि राज्यसभा के लिए समाजवादी पार्टी ने 3 लोगों का नाम तय कर दिया, उनका पर्चा दाखिल कर दिया गया है। उसमें पहला नाम जो कि लंबे समय से जया बच्चन का है और वो लंबे समय से जया बच्चन राज्यसभा सदस्य समाजवादी पार्टी के खाते की तरफ से बनी रहेंगी। इस बार फिर से जया बच्चन को समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया गया है। कुछ दिन पहले तक ये चर्चा हो रही थी कि शायद जया बच्चन को इस बार राज्यसभा न भेजा जाए। इसका अंदेशा शायद उन्हें रहा भी होगा, इसलिए राज्यसभा में विदाई भाषण की तर्ज पर उन्होंने अपना भाषण भी दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने निर्णय लिया कि वह फिर से जया बच्चन को राज्यसभा भेज रही है। दूसरे कैंडिडेट आलोक रंजन है, जो समाजवादी पार्टी के ओर से राज्यसभा जाने के लिए पर्चा भर चुके हैं। आलोक रंजन कौन है? आलोक रंजन एक 1978 बैच के आईएएस हैं और जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, तो मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आलोक रंजन ही थे। अनुभवी व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री के साथ काम करने का अनुभव है, उत्तर प्रदेश का भी अनुभव है। लेकिन इनको राज्यसभा क्यों भेजा गया, इसको लेकर के अलग अलग लोगों की राय है। समाजवादी पार्टी से वो लंबे समय से जुड़े रहे हैं। उन्होंने पिछले चुनाव में चुनाव के सत्र के बाद उन्होंने इस्तीफा देकर के समाजवादी पार्टी के साथ काम करना शुरू किया। 22 के चुनाव में जो मैनिफेस्टो कमेटी थी समाजवादी पार्टी की, उसके प्रमुख भी थे और अखिलेश यादव जी के ठीक ठाक करीबी बताए जाते हैं। इनका भी नाम फाइनल कर दिया गया। जया बच्चन बंगाली ब्राह्मण हैं। आलोक रंजन कायस्थ हैं, जिसे वैश्य समुदाय कह सकते हैं। और तीसरा नाम एक दलित परिवार से आने वाले एक बड़े नेता रामजी सुमन जी का है। मुलायम सिंह यादव जी के करीबी रहे, पुराने नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, लंबे समय से समाजवादी आंदोलन और राजनीति से जुड़े रहे। तो एक ब्राह्मण, एक कायस्थ और एक दलित, 3 उम्मीदवारों को समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर दिया। इसको लेकर सबसे पहली प्रतिक्रिया आई पल्लवी पटेल जी की, जो गठबंधन में शामिल हैं। और पल्लवी पटेल कौन है, शायद यह आपको पता होगा अगर आप थोड़ा भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते होंगे।
पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी की एक कद्दावर नेता हैं, शानदार वक्तृत्व कला की माहिर हैं, विचारधारा में बिल्कुल स्पष्ट हैं और उस विचारधारा में जिसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लंबे समय से अब कर रहे हैं, पुख्ता तरीके से कर रहे हैं, दमदारी से कर रहे हैं, पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। उस वंचित शोषित कमेरा लोगों की बुलंद आवाज है पल्लवी पटेल, चाहे वो विधानसभा में बोले, चाहे वो किसी सामाजिक कार्यक्रम में बोले, उनका अपना एक तेवर है। और ये वही पल्लवी पटेल हैं जिन्होंने 2022 के चुनाव में उप मुख्यमंत्री जो तब भी थे और अब भी हैं, केशव प्रसाद मौर्य, उनको चुनाव हरा दिया था सिराथू से। तो ये कद्दावर नेता है। इनकी आपत्ति सीधी ये है कि जिस पीडीए की बात हम अपने विचार में, अपने बातों में, अपने पार्टी की तरफ से कर रहे हैं, उस पीडीए की बात, उस तरह की बात इस राज्यसभा चुनाव के समय नहीं दिखी। और इसलिए उन्होंने कहा कि, और कितना वाजिब सवाल किया है, देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए, सवालों पर आप गौर करिए। अगर हम पीडीए की बात करते हैं तो इन पीडीए में महिलाएं कहां हैं? दलित एक कैंडिडेट हैं और दलित महिला क्यों नहीं, ओबीसी महिला क्यों नहीं, मुसलमान क्यों नहीं, और मुसलमान महिला क्यों नहीं? मुझे लगता है कि ये एक वाजिब आलोचना है, ये एक वाजिब आलोचना है। आज के दौर में आप कल्पना करिए, इस आलोचना को यहां से समझिए और फिर हम आएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर बात करेंगे, उनकी आलोचना पर बात करेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से जिन लोगों को राज्यसभा भेजा गया है उसमें आलोक रंजन जी करीबी हो सकते हैं, अच्छे ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं, अनुभवी हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट लॉबी में अपनी एक दखल भी रख सकते हैं, पुराने हैं, लेकिन सब कुछ होने के बाद किसी पार्टी की तरफ से वो भी तब जब 2 या 3 लोग ही पार्टी की तरफ से आपके राज्यसभा जाएंगे। क्या आलोक रंजन सबसे सबसे सटीक चयन हो सकते हैं? क्या आलोक रंजन को कभी आपने धारदार तरीके से पीडीए पर बोलते देखा है? क्या आलोक रंजन बोलते भी हैं? क्योंकि राज्यसभा बोलने की जगह है, राज्यसभा अपने मुद्दों को रखने की जगह है। आपको याद होगा, राष्ट्रीय जनता दल के एक भी लोकसभा सांसद नहीं है, आरजेडी, और आरजेडी के एक सांसद राज्यसभा में है और पूरा देश उन्हें जानता है। आरजेडी की ताकत बनकर, आरजेडी की विचारधारा को इतनी बुलंदी से रखते हैं कि उनकी अपने आप में पर्याप्त पहचान है कि एक सांसद सब पर भारी पड़ता है, प्रोफेसर मनोज कुमार झा। आम आदमी पार्टी जिसके राज्यसभा में कई सांसद हैं और अब तो चीजें बदल गई, लेकिन आम आदमी की पार्टी की तरफ से राज्यसभा में सबसे पुख्ता तरीके से बात रखने वाले नेता संजय सिंह, शायद उनका वो बात रखना इतना भारी पड़ा कि मौजूदा निजाम ने उन्हें जेल में डाल दिया है। बहुत सारी राजनीति चल रही है, लेकिन इस बात को समझेंगे कि राज्यसभा में होने का मतलब क्या है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से सबसे वरिष्ठ, सबसे लंबे समय से राज्यसभा जाने वाले सदस्य हैं और कभी कभी अच्छा बोलते हैं। जैसे 13 पॉइंट रोस्टर पर उन्होंने शानदार भाषण दिया था। और भी कई मुद्दे हैं जब वो राज्यसभा में एक अनुभवी और वरिष्ठ नेता की तरह बहुत शानदार तरीके से अपनी बात रखते हैं। जावेद अली खान समाजवादी पार्टी की तरफ से जब भी मौका मिला उन्होंने शानदार तरीके से अपनी बात रखी। उस कड़ी में क्या जया बच्चन जी का कोई भाषण आपको याद है? एक दो भाषण मुझे याद है, चाहे वो महिलाओं का सवाल रहा हो या एक आध दो बार और कोई सवाल रहा हो, गुस्से में अच्छा बोला उन्होंने। लेकिन उसके बाद वो पीडीए पर कहां खड़ी हैं? जया बच्चन जी कभी आपको पीडीए पर, या पीडीए छोड़ दीजिए, पीडीए एक नया शब्द है जो अखिलेश जी ने इजाद किया है, लेकिन जिस पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं उस तेवर के साथ, जिस तेवर में खुद अखिलेश यादव बात करते हैं, क्या आपने कभी जया बच्चन को भाषण देते सुना है? क्योंकि वो तो राज्यसभा रह चुकी हैं। आज जरूरत किस बात के थे?
क्या आलोक पांडे, आलोक रंजन उस भूमिका को निभा पाएंगे? माफ कीजिएगा, मैंने उन्हें पांडे कह दिया, वो कायस्थ है। और तीसरे रामजी सुमन हैं, वो एक पुराने नेता हैं, अच्छे नेता हैं, लेकिन उनकी अपनी जमीनी हैसियत है। इन दोनों चयन पर क्या है? और यही आलोचना पल्लवी पटेल की है। और राजनीति में दो वजह हो सकती हैं, कई आलोचनाओं की कई वजह हो सकती है कि भाई पल्लवी पटेल बार्गेनिंग पावर बढ़ा रही होंगी, कुछ लोग ये कह रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं पल्लवी पटेल खुद चाहती थी कि राजमाता कृष्णा पटेल को राज्यसभा भेजा जाए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनकी अपनी अभी सीटें फाइनल नहीं हो रही हैं, वो और सीटें चाहती हैं, इसलिए आलोचना कर रही हैं। राजनीति में इन सब गुंजाइशों और संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, और वो किया भी जा सकता है और करते रहेंगे। लेकिन जो आलोचना है सवालों की, उस पर तो जवाब देना पड़ेगा। और इस तरह से इन इन इस राजनीतिक निर्णय का असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर ठीक ठाक देखा जा रहा है। बीजेपी किसे भेज रही है? बीजेपी मध्य प्रदेश में यादव को मुख्यमंत्री बना रही है। बीजेपी छत्तीसगढ़ में आदिवासी को मुख्यमंत्री बना रही है। बीजेपी नरेंद्र मोदी को ओबीसी बनाकर पेश करती है, तमाम तरह की सियासी चालाकियों और धूर्तताओं के साथ, क्योंकि जब जाति जनगणना की बात होती है तब वो ओबीसी अपने को नहीं करते। इसे मैं एक राजनीतिक चालाकी और धूर्तता कह रहा हूं। और पिछले दिनों उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा ओबीसी उन्हें नहीं दिखता। इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति से ऐसे चेहरे जाने चाहिए थे जो आंख में आंख डालकर तानाशाह से पीडीए की बात करते, समाजवाद की बात करते। आलोक रंजन समाजवाद पर कितनी देर बोल सकते हैं, या कभी आपने बोलते हुए उन्हें सुना है? रामगोपाल यादव बोल सकते हैं। आप प्रोफेसर रामगोपाल यादव से असहमत सहमत हो सकते हैं, लेकिन प्रोफेसर रामगोपाल जब बोलेंगे तो वो समाजवाद पर बोल सकते हैं। जावेद अली खान बोल सकते हैं, उनके पास वो तेवर है, वो विचारधारा है। जया बच्चन को कभी बोलते नहीं सुना गया। आलोक रंजन को कभी ये भूमिका निभा पाएंगे, इसमें गहरा संदेह लोगों का है। और इस वक्त जरूरत कैसे लोगों को राज्यसभा भेजने की थी, और इस आलोचना के साथ कि हमसे बातचीत भी नहीं हुई, पल्लवी पटेल नाराज है। और स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने कल अपना इस्तीफा दिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से। आपको याद होगा 2022 का चुनाव, और उस चुनाव में माहौल बनाने का काम जनता ने किया। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ये बोले कि उन्होंने उनकी वजह से 45 से सीटें बढ़ करके 111 हो गई, तो ये थोड़ा अतिशयोक्ति है, ऐसा नहीं होता। कई परिस्थितियां मिल करके वो साथ देती हैं। वो ओम प्रकाश राजभर की भी भूमिका है, उसमें जयंत चौधरी की भी भूमिका, उसमें आम आवाम की भूमिका सबसे बड़ी भूमिका, उसमें खुद अखिलेश यादव जी की सबसे बड़ी भूमिका। लेकिन उस माहौल ने एक ताकत दे दी थी, और 22 का चुनाव वो जीत रहे थे। कई तरह की साजिशों और कुछ एक गलतियों की वजह से वो चुनाव हाथ से निकल गया। तो ये बात समझने की है कि इस आलोचना को छोड़ दें तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक सवाल पूछा है कि एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई लोगों को राष्ट्रीय महासचिव बनाया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य उसी पीडीए की बात करते हैं और क्लियर कट बात करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के मान्यवर कांशीराम की राजनीतिक नर्सरी से निकले हुए नेता हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बिरादरी और अपने बहुजन तबके में बहुत गहरी पकड़ रखते हैं। अब आलोचना किस बात पर हो रही है कि वो धर्म पर बोलते हैं। शुरुआत कहां से हुई? कल्पना, अब मैं आपको सिलसिलेवार कहूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक सवाल उठाया कि एक राष्ट्रीय महासचिव के बयान निजी हो जाते हैं और दूसरे राष्ट्रीय महासचिव के बयान सार्वजनिक पार्टी का हो जाता है। ये सवाल उनका है। उन्होंने एक सवाल किया कि हम लंबे समय से जाति जनगणना पर एक रथ यात्रा निकालना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इसके लिए अखिलेश यादव जी ने हमें परमिशन नहीं दी। इस सब का जवाब तो अच्छा बेहतर तब होगा जब खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बात करेंगे, और इस तरह से यह सब कुछ सही हो जाएगा, यह सब कुछ बदल सकता है। और कैसे होगा ये तो अखिलेश जी बताएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे, समाजवादी पार्टी के लोग बताएंगे। इसलिए फिलहाल मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की सवाल और नाराजगी पर बात करनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि एक ही विचारधारा समाजवाद की जो है उस पर बात करते हुए हमने पीडीए को जोड़ने की बात की, तो उस पर हमें कहा जाता है कि निजी बयान है।
और पार्टी के ही कई नेता जो बहुत छुटभैये टाइप के नेता हैं, वो कहते हैं कि सर्व समाज की पार्टी है और इनकी वजह से पार्टी का नुकसान हो रहा है। अब कल्पना करके देखिए, यहां खड़े होकर देखिए, पार्टी की मूल विचारधारा क्या है? समाजवाद। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूल विचार पर खड़े होकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आज की तारीख में उत्तर भारत की एक बुलंद आवाज बने हुए हैं। आज मैं कहूं एकदम क्लियर क्लियर, तो तीन नेता हैं जो डरे नहीं है। उनमें सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूंगा तेजस्वी यादव का। हेमंत सोरेन को भी आप जोड़ सकते हैं, राहुल गांधी और फिर अखिलेश यादव। वो डरे नहीं, लड़ रहे हैं, आंख में आंख डाले, विचारधारा में स्पष्ट है। तो इसी जाति जनगणना और इसी विचारधारा की बात कर रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य। और स्वामी प्रसाद मौर्य का एक भी बयान, एक भी शब्द गैर कानूनी, गैर संवैधानिक नहीं होगा आपको। वो एक विचारधारा है जो बहुजनों को पसंद आती है और वही पीडीए के लोगों को पसंद आती है जो पीडीए की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करते हैं। जिस हजारों साल के शोषण और अन्याय से, गैर बराबरी से बराबरी की दिशा में ले जाने का स्वप्न देखते हैं, जिस समाजवाद को अखिलेश यादव जी लागू करना चाहते हैं, उसी की बात स्वामी प्रसाद मौर्य करते हैं। उसके सांस्कृतिक और पाखंड वाले पहलू पर उनका थोड़ा ज्यादा जोर रहता है, लेकिन वो स्वामी प्रसाद मौर्य ये हैं जिन्होंने पिछले दिनों बुलंदी के साथ, पल्लवी पटेल भी हैं और भी समाजवादी पार्टी के भी विधायक हैं, मैं नहीं कह रहा कि सपा नहीं उठा रहे, खुद अखिलेश यादव जी ने कई बार बुलंदी के साथ उठाया, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती का आरक्षण घोटाला हो, चाहे दलितों पिछड़ों पर हो रहे अन्याय अत्याचार हो, चाहे कोई भी सवाल हो। अगर ये लोग उस तेवर से बोल सकते हैं, तो फिर ये अगर पाखंड और अंधविश्वास पर हमला करते हैं तो इसकी आजादी तो उनके पास है ना। पार्टी कहां कहती है कि पाखंडी बनो? पार्टी सब धर्म के सम्मान की बात करती है और इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य की यह आलोचना जायज है। अच्छा, जो लोग पीडीए की बात करके कहते हैं हमारे खिलाफ बोलते हैं, खिलाफ किसी के नहीं है। कुछ जातियों के लोग अपने को उसका प्रतिनिधि बनाकर कहते हैं कि ये हमारी जाति के ऊपर हमला करते हैं। नहीं, महिलाएं अगर इस देश में पुरुषों के खिलाफ गैर बराबरी की आवाज उठाएं तो वो पुरुषों के खिलाफ नहीं है, उस गैर बराबरी के खिलाफ है जिसका फायदा पुरुषों को मिला होता है। क्या इतनी ट्रेनिंग इस देश में लोगों के पास नहीं है? और जिस पर अखिलेश यादव जी को क्लियर बोलना होगा, अगर गैर बराबरी है, आज की तारीख में 4% ओबीसी के प्रोफेसर हैं, तो फिर ये सवाल पूछना किसी सवर्ण प्रोफेसर के खिलाफ नहीं है, अन्याय के खिलाफ है। इतना सा फर्क है। संविधान खतरे में है, इसको बचाने के लिए पीडीए के लोगों को एकजुट होना होगा, उनको धर्म के पाखंड से बचना होगा। इसमें कौन सी चीज गलत है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक सवाल पूछा कि शूद्र के नाम पर हमें गाली देने की बात क्यों कही, और यही बात अखिलेश यादव जी ने सदन में पूछी। क्या जवाब दिया योगी आदित्यनाथ ने? कोई जवाब नहीं था। जब अखिलेश यादव जी ने खड़े होकर पूछा कि मुख्यमंत्री बताएं कि शूद्र का मतलब क्या है और हमारा घर गंगा जल से क्यों धोया गया, कितनी बार उन सवर्ण नेताओं ने इस बात को पार्टी के फ्लोर से उठाया है, जो आज स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बोलते हैं। पार्टी फोरम पर बोले हो, वो तो नेता से बोल सकते हैं, पार्टी का एक अनुशासन हो सकता है। और अखिलेश यादव जी जो निर्णय लेंगे इसका पूरा अधिकार उनको है, क्योंकि वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अंतिम निर्णय लेना उनका उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पिछले दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम में शामिल हुए, उनके साथ लगातार खड़े दिखते हैं। पिछले दिनों, अभी चंद दिनों पहले मीडिया को दिए इंटरव्यू में जब लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर सवाल पूछा कि वो धर्म के खिलाफ बोलते हैं, तो अखिलेश यादव जी ने कितनी चतुराई और कितनी समझदारी से ये कहा कि ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी सीता माता को बोला वो तो बीजेपी मंत्री, आपने कितनी सवाल उनसे पूछे? नहीं बोलते। चल सन्यासी मंदिर में से लेकर के लात खाते हो तो स्कूल जाते हो कि हॉस्पिटल जाते हो कि कचहरी जाते हो, थाने जाते हो कि मंदिर जाते हो? ये कहने वाले ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी में। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी की आलोचना इस बात पर लोग करते हैं कि उनकी खुद की बेटी जो है बीजेपी में है। खुद जब 5 साल बीजेपी में मंत्री रहे तो नहीं बोले। ठीक बात है, ये आलोचना जायज भी है और ये आलोचना होनी चाहिए, लेकिन कल नहीं बोले तो आज बोलना गलत कैसे हो जाएगा? एक सवाल है हमारा।
बीजेपी में गए होंगे, स्वार्थ की वजह से गए होंगे, लौट आए, छोड़कर आए, आज भी बीजेपी में रहते हैं, या कल को बीजेपी में चले जाएंगे तो इनकी आलोचना और करेंगे और इनके समाज के लोग करेंगे। लेकिन अगर आज वो पीडीए की बात करते हैं तो इस बात से उनकी आलोचना कैसे हो जाएगी, क्योंकि बात में तो तर्क है ना। तर्क है इस बात में कि स्वामी प्रसाद मौर्य का विचारधारा उनके समाज के लोगों को पसंद आती है। और बीजेपी से सीखिए साहब राजनीति। बीजेपी के बड़े बड़े नेता कुछ भी बोल दें, किसी नेता की हिम्मत नहीं होती कि मीडिया में आकर अपने नेता के खिलाफ बयान दे दे। बीजेपी चाहती है तो बहुत कुछ लोगों को, और ये आत्मविश्वास कितने लोगों के पास है। केवल सवर्ण नेताओं के पास इतना आत्मविश्वास, इतनी छूट और इतनी हिम्मत कैसे होती है, जिनके वोट बैंक का सीएसडीएस कह रहा है कि 90% हिस्सा बीजेपी की तरफ गया है 2022 के चुनाव में। 90% हिस्सा। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य आज अगर बोलना छोड़ दें या पार्टी छोड़ दें तो क्या सवर्णों का 90% हिस्सा या 50% हिस्सा भी समाजवादी पार्टी को वोट देना शुरू कर देगा? ये सवाल मेरा है। विचारधारा में जो सवर्ण आपके साथ हैं, वो जाति देखकर नहीं है, वो समाजवाद के विचार देखकर है। वो कल भी थे, चाहे वो जनेश्वर मिश्र हो, चाहे वो मोहन सिंह हो, चाहे कई नेता हो, वो विचारधारा से हैं। लेकिन क्या वजह है कि पार्टी की मूल विचारधारा पर उनका बयान कभी नहीं आता, पीडीए पर उनका बयान कभी नहीं आता। अंदर अंदर तो वो सारे नेता पीडीए का विरोध करते हैं कि पीडीए में तो सवर्ण चले गए। अरे भाई, सवर्ण अगर समाजवादी विचार को मानने वाला है तो वो पीडीए के साथ खड़ा होगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी सवर्ण थे, याद रखिएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बयान, उनका विचार कभी भी आपको आरएसएस के पास नहीं दिखेगा, और आज के तमाम समाजवादी नेताओं का विचार कई बार आरएसएस के करीब दिख जाता है। और आप बात करते हैं कि विरोध का, विचारधारा केंद्र में होती है, और वो विचारधारा पहली बार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पूरे कद्दावर तरीके से उठा रहे हैं। और ऐसे वक्त में अगर उनकी तरफ से जयंत चौधरी, देखिए भाई, जो विपक्ष में होता है उसके पास देने और सबको खुश करने के लिए मौके बहुत कम होते हैं। ये ठीक बात है कि राजभर क्यों गए, इसके पीछे बहुत सारी वजह है। जयंत चौधरी क्यों छोड़कर चले गए, इसके पीछे भी बहुत सारी वजह है। लेकिन अब बीजेपी और उनकी मीडिया ये दिखाएगी कि अखिलेश यादव संभाल नहीं पा रहे, अखिलेश यादव सब छोड़ के जा रहे हैं। अरे भैया, वो विपक्ष में लड़ रहे हैं, और लड़ना सबके बस का बात नहीं होता। किसी को टिकट नहीं मिला, किसी को सीट नहीं मिली, किसी को बीजेपी ने लालच दे दिया, किसी को बीजेपी ने डरा दिया, वो सारे छोड़कर भागेंगे। और इस बात से नेता के ऊपर आवाज नहीं उठाई जा सकती, इसकी आलोचना आप नहीं कर सकते। हो सकता है किसी सीट का झगड़ा हो सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य किसी और बात से नाराज हो सकता है पल्लवी पटेल किसी और बात से नाराज हो, लेकिन ये सब बैठ करके लखनऊ में अखिलेश यादव जी से बात कर सकते हैं। और अगर अखिलेश यादव जी इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि अब भले आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन लीडर वही होता है साहब जो अंतिम वक्त तक अपने साथियों को अपने साथ रखने में कामयाब रहे, अंतिम वक्त तक, अंतिम गुंजाइश तक। बाकी जो बिक गया, जो डर गया, जो लालच में चला गया, उसको नहीं रोका जा सकता विपक्ष के नेता की तरह से। वो नहीं रोक पाए। आपके पास रेवड़ियां थोड़े हैं कि सबको बांट देंगे, लेकिन इस बात की आलोचना जरूर होगी कि जो आपने निर्णय लिया है उससे बेहतर निर्णय लिया जा सकता था, और ये निर्णय लिया जाना चाहिए। और इस आलोचना में कि एक राष्ट्रीय महासचिव कोई एक बात कहे तो वो पार्टी की बात हो जाए, और जो विचारधारा का काम करे, क्या जितना मौर्य सुनेंगे या ओबीसी सुनेगा स्वामी प्रसाद मौर्य की बात और उनके कहने पर पार्टी के साथ आ सकता है, उनमें से उन स्वामी प्रसाद मौर्य के आलोचकों के पास क्या इतनी गुंजाइश है? क्या वो अपने समाज का वोट दिला सकते हैं? क्या वो ओबीसी का वोट दिला सकते हैं? किसी का वोट दिला सकते हैं? वो अपना चुनाव जीत सकते हैं समीकरण से, और उनके अपने चुनाव में, उनके अपने विधानसभा और लोकसभा सीटों में अगर यही पीडीए वोट न दे तो वो खुद चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि उनके अपने लोग बीजेपी के साथ खड़े हैं। और ऐसे ही ओबीसी में भी एक बहुत बड़ा तबका है जो बीजेपी की तरफ जा रहा है। दलितों में एक बहुत बड़ा तबका है जो बीजेपी की तरफ जा रहा है। ओबीसी और दलित ही सपा की तरफ आ सकते हैं, और जो सवर्ण समाजवादी मूल्यों और विचारधारा से संविधान के साथ खड़ा होगा वो तो आपके साथ हमेशा रहेगा। उसको अलग से लाने के लिए, खुश करने के लिए परशुराम का मंदिर और मंदिर की बात बोलना जरूरी नहीं है। वो मंदिर के नाम पर आपके साथ नहीं है। वो मंदिर के नाम पर अगर वोट देगा तो बीजेपी के साथ जाएगा। वो विचार के नाम पर अगर आपके साथ कल था तो वो आज भी रहेगा।
तो इसलिए पार्टी नेतृत्व के ऊपर ये चुनौती तो हमेशा रहती है कि वो निर्णय लेने में कितना सख्त है। आज की तारीख में जया बच्चन जी को ये कहा जाना चाहिए, जिस अमिताभ बच्चन को क्या नहीं दिया मुलायम सिंह यादव जी ने, उन्होंने एक ट्वीट नहीं किया, वो खुद आए भी नहीं और रामलला का दर्शन करने, जमीन खरीदने 2 बार अयोध्या गए, लखनऊ मिलने तक नहीं गए अखिलेश यादव जी से। ये सवाल तो लोग पूछेंगे। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य से ये सवाल पूछेंगे कि बीजेपी में थे तो क्यों नहीं बोले? ये आलोचना जायज़ है, लेकिन आज बोल रहे हैं ये उससे गलत नहीं हो जाएगी। जो आज बोल रहे हैं उस बात को देखिए, उसमें एक भी गलती हो या एक भी गैर संवैधानिक बात हो या एक भी विचारधारा से इतर बात हो, तब आप स्वामी प्रसाद मौर्य पर आलोचना कर सकते हैं, जो नहीं है। तो एक विस्तार है समाजवादी राजनीति का। तो अखिलेश यादव जी को ये तय करना पड़ेगा कि आपका वोट किससे बढ़ेगा। आप जीतेंगे किसके दम पर और बीजेपी को कैसे रोकेंगे, जो हर जाति के लोगों को अब टिकट दे करके राज्यसभा, विधानसभा, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री तक बना रही है। उस बीजेपी से लड़ना है। इस सारे समीकरणों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगे बहुत कुछ बदलने वाला है। आप भी नजर रखिएगा। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।